गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट बेटा। आज हम करेंगे साक्षरता। साक्षरता क्या होती है। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कई अधिक पेचीदा थे। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह से की जाती थी। मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है। इस काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं। बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें। पिताई ने अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराए, यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। तो इस तरह से साक्षरता जो है लोगों में निहित थी। तो ज़्यादा लोग जो हैं वो मौखिक रूप से, यानी कि केवल श्रवण शक्ति के द्वारा इन चीज़ों को याद रखते थे, यानी वो अपने कानों से सुनकर ही इनको याद रखते थे। ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। लेखन का प्रयोग। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरूक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में कहकर ही पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मेकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता था। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मांगना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अर्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। दूत अर्टा के मुखिया के लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके बावजूद कि वह अर्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरूक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाया और उसने एन मरकर के संदेशों को घोल मेल कर दिया। तब राजा एन मरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। यहाँ कवि का कहने का क्या तात्पर्य है कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी में सभी चीज़ें उसे बहुत छोटी लगी। ये कहने का उसका मतलब है। फिर देखें, जब लिखी हुई पट्टिका दूत के अर्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चारित शब्द कोल यानी कोला यानी कि कीलाकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नज़र गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार व केंद्रों के रूप में विकसित हुए, शेष शाही शहर थे। इनमें से पहली 2 श्रेणियों के शहरों पर यहाँ चर्चा की जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए शहर दिखाया गया है, आपको एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर लगभग 5000 ईसा पूर्व का नक्शा है। बाहर से आकर बसने वाले लोगों यानी कि उनके मूल स्थान का पता नहीं है, अपने गांवों में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना, उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। इससे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान से थे, जैसे ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। तो युद्ध की देवी कौन सी है? आपको याद रखना है, युद्ध की देवी इनाना और उर जो चंद्र देवता है। ठीक है, चंद्र देवता उर और प्रेम व बुद्धि की युद्ध की देवी इनाना। ठीक है, तो मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था, लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारों पर कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों, स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वयं माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, कातना, ऊनी कपड़ों को बुनना, यहाँ की जाती थी। घर परिवार के ऊपर से स्तर के व्यवस्थापक व्यापारियों के नियोक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। ठीक है, जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी आता था और फसलों को डुबा देता था। कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत सूखे रह जाते थे। ठीक है, ये हमें पता चलता है पुरातात्विक अभिलेखों से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा, ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते हैं। धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। ये लोग अपने हिस्से की सरणी में से गाद नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में ज़मीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। तो ये देखें, एक चित्र दिया गया है आपको। यह है लगभग 3000 ईसा पूर्व में निर्मित एक मंदिर, जिसका खुला हुआ आंगन मंदिर है बेटा। ये खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुख्य भाग चित्र में दिखाया गया है, ये देखें। ठीक है, जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे वे अपने साथियों अनुयायियों को लूट का माल बांट कर खुश कर देते थे। हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपने चौकीदार या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव, अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे। किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज हैं तो कल चले जाते थे। लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित हो गई। विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके, मंदिर की धन संपदा के संचालन कर सके। एन मेरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, दूसरा हमें पता चलता है कि सावधानी पूर्वक किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षणों से हमें पता चलता है कि दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए, बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से 2 गुना था। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर
की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर यानी कि दीवार बना दी गई थी। उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और इस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। कृषि कर भले ही न देना पड़े, पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली हैं जिनमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े, तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने, मंदिर में लगाने, सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरूक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि इन दोनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए शह तीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था। इन शंखों को भिन्न भिन्न रंगों में रंग कर मंदिरों की दीवारों पर लगाया जाता था, जिससे वे दीवारें विभिन्न रंगों से सुशोभित हो जाती थी। मूर्ति कला के क्षेत्र भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई। इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन आया जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त साबित हुआ। वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। ठीक है, तो ये देखें, एक बेलनाकार मुद्रा की छाप लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। ये छाप दिखाई गई है आपको। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले सशस्त्र खड़े व्यक्ति और ऊपर काले पत्थर पर अंकित तीर का उत्कीर्ण शिलापट या स्टेल, दोनों में पोशाक और केश शैली एक जैसी है। चित्र में 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं और चौथा व्यक्ति विजयी योद्धा से हाथ फैलाकर दया की भीख मांग रहा है। यह आप देख सकते हैं। स्टेल पत्थर के ऐसे शिलापट होते हैं जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। ऊपर भी दिखाया गया है, यहाँ देखें, काले पत्थर पर उत्कीर्ण शिलापट पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र दिखाया गया है। इसके बालों और सिर पर बंधी हुई पट्टी, कमर पट्टी, लंबे अंगरखे के निचले हिस्से स्कर्ट को देखिए। नीचे एक दृश्य में उसे एक शेर पर अपने बड़े धनुष बाण से आक्रमण करते हुए दिखाया गया है। ऊपर के दृश्य में यह वीर उस उग्र शेर को आखिर अपने भाले से मार गिराता है। इस तरह के जो शिलापट हैं वो हमें